नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, किसान की खेती ही उसकी शक्ति होती है, किसान की खेती ही उसकी भक्ति भी होती है। और ऐसे देशभक्त किसान भाइयों को हमारा यह कार्यक्रम प्रणाम करता है और साथ ही साथ ये वादा भी करता है कि हम आपके हर कृषि कार्य में साथ निभाने को आपके साथ हर पल तैयार खड़े हैं। तो चलिए इस वादे को निभाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अंक की। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, हमारे खेतों की मिट्टी में 16 विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी या अधिकता का सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम ये जानें कि हमारे जो भूमि है उसमें कौन कौन से सूक्ष्म पोषण तत्व की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि रबी में पोषण तत्वों की कैसे प्रबंधन किया जाए। यही विषय है जानने का और हमारे ये विशेषज्ञ हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि कैसे इनका प्रबंधन किया जाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, मृदा वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्णी छिड़काव हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि पहला तो ये है कि अपन समझ ही नहीं पाते कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि ये कोई एक दो पोषक तत्व नहीं, ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं 8, इन पोषक तत्वों का पर्णी छिड़काव बहुत आवश्यक है। क्यों कि ये तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व भले ही है, लेकिन इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर तुरंत दिखाई देते हैं, और जब पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं तो फसल हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाती। आप देखोगे कुछ समय बाद कि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के प्रभावों के कारण पत्तियां बेरंगी हो जाती है, बेडौल हो जाती हैं, कलर डिसकलर हो जाती है, और कभी कभी हम देखते हैं कि पत्तियां वाइट कलर की होकर सूख जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे किसान भाई कि ये जो पोषक तत्व हैं बहुत ही आवश्यक है, और इनका छिड़काव हमारी फसल पर कैसे होना चाहिए ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी फसल को छिड़काव करते समय आपको चाहिए बोरॉन के लिए जिंक। तो हम बात करते हैं, ये बहुत आवश्यक पोषक तत्व है दोनों। जिंक जो पोषक तत्व है उसका फॉलिए इस पे जो पर्णी जो छिड़काव है उसका हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। पर्णी छिड़काव के लिए जिंक को 2 तरह से अपन दे सकते हैं, पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं और मृदा में इसका उपयोग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। मृदा में एप्लीकेशन करने के लिए हमारे किसान भाइयों को 25 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक हमारे किसानों को प्रयोग करना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि जिंक की कमी यदि पूरी नहीं हो रही है या पौधा प्रॉपर रूप से नहीं ले पा रहा है, तो नेक्स्ट 14 दिन बाद हमारे किसान भाइयों को पर्णी छिड़काव करना चाहिए। पत्तों पे स्प्रे जिंक का करना चाहिए। तो पत्तों पे जिंक का स्प्रे करने के लिए हमारे किसान भाइयों को कम से कम 5.5% का घोल प्रयोग करना चाहिए। 0.5% से मतलब ये है कि यदि 1 किलोग्राम जिंक को हम 200 लीटर पानी में घोल दें तो वो 0.5% का घोल बन सकता है, और 1 हेक्टेयर के लिए उसमें 500 लीटर पानी और मिला के पूरे खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जिंक का छिड़काव से आप देखोगे कम से कम 7 से 8 7 से 10 दिन में वो जो उसकी कमी की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा जो है बोरॉन भी बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। हम देखते हैं बोरॉन की कमी से हमारी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और जो कहना चाहिए कि जो क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप पौधा पीला क्लोरोसिस हो जाती है, तो इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को बोरॉन के लिए बोरॉक्स उपयोग करना चाहिए। तो हमारे किसान भाई इसके लिए कम से कम 10 किलोग्राम बोरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए।
अब बात करते हैं कि मान के चलो इससे भी यदि हमारी उसकी जो डिफिशियंसी है, कमी है, वो नहीं पूरी होती है, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसका पर्णी छिड़काव करें। पर्णी छिड़काव के लिए 1% का घोल बनाकर हमारे किसान भाइयों को बोरोन का अपनी पूरी फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि बोरोन की कमी पूरी हो गई। अब इसके बाद कर्म करते हैं आयरन की। आयरन की कमी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण अंग है आयरन। यदि आयरन की कमी हो जाती है तो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो पौधा पीला पड़ जाता है। पौधा पीला पड़ जाता है तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और पौधा सफ़ेद सा पड़ के और उसकी पत्तियाँ मर जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों को कम से कम 50 किलोग्राम आयरन सल्फेट के रूप में मिट्टी में प्रयोग करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों में यदि लोहे की तत्व की कमी फिर भी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए फोलियर स्प्रे, पर्णी छिड़काव करना चाहिए। पर्णी छिड़काव करने के लिए हमारे किसान भाइयों को 0.5% का फेरस सल्फेट का घोल बना के पूरी फसल पे 1 हेक्टेयर में छिड़क देना चाहिए, जिससे कि आयरन की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाए। तो जिंक, बोरोन, आयरन। इसके बाद करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की कमी होती है तो हमारे किसान भाइयों को मैग्नीज भी कम से कम 25 से 50 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट के रूप में सॉइल में प्रयोग करना चाहिए। फिर भी यदि इसकी कुछ कमी रहती है तो हमारे किसान भाइयों को 0.3 से 5% का घोल बनाकर और उस पर फोलियर स्प्रे या जिसको पर्णी छिड़काव करते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाई आप देखोगे कि 4 तत्वों के बारे में मैंने बताया, जिंक, बोरोन, मैग्नीज और आयरन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट तत्व वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो तत्व है वो फसलों में हरापन लाने के लिए प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यदि आपके खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है तो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी है या फिर आपके जो खेत में वो मोलिब्डेनम की कमी है। तो हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन को प्रॉपर नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा हो और हमारे पौधों को भरपूर नाइट्रोजन मिले, इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको मोलिब्डेनम का या तो वो सोडियम मोलिब्डेट से सीड को उपचारित करें। तो सीड को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम सोडियम जो मोलिब्डेट है वो 25 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त होता है। आप ऐसा उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी आपको लगता है कि यदि हम इसका फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं, पर्णी छिड़काव करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो 2 से 3% सोडियम मोलिब्डेट का घोल बनाकर और वो छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसलों पे। और सीड को करना चाहे तो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 20 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट को 25 किलोग्राम सीड में आप प्रयोग कर सकते हो। अब जो लास्ट में जो एक और पोषक तत्व उसकी बात करते हैं वो है कॉपर। कॉपर भी बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। कॉपर की कमी से हमारी जो पत्तियाँ हैं वो तांबिया प्रकार की हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कॉपर की यदि कमी नहीं होना चाहिए, यदि होती है तो उसके लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी कम से कम 4 किलोग्राम कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं सॉइल में। और यदि आप इसका पर्णी छिड़काव करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाइयों को पर्णी छिड़काव के लिए कम से कम 0.25% का घोल बनाकर पर्णी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट से कुछ किसान भाई बीज का भी सोकिंग कर सकते हैं, बीज को गला सकते हैं उसको, और इस प्रकार से 0.025% का घोल बनाकर बीज को सोक कर सकते हैं उसमें और फिर उसका उपचार करके फिर बुवाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को पर्णी छिड़काव और मृदा में कैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें, इस बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप अपने खेतों से भरपूर पैदावार लेने के लिए बहुत से जतन करते हैं, जैसे कि बीजोपचार, भूमि का उपचार, खाद की व्यवस्था, सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था। इन सब के बावजूद एक छोटा सा कीट आता है और हमारी फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के जाता है। तो क्यों ना कीट प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाए। तो चलिए, आज हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि रबी में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेश पटेल, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश पटेल, मैं कीट वैज्ञानिक हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाई, जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा, चने मध्य प्रदेश में की एक प्रमुख दलहनी फसल है। पूरे भारत का करीब 50% चना मध्य प्रदेश में पैदा होता है। और चना एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। आप लोग जानते ही होंगे कि ज़्यादातर भारतीय हैं ये शाकाहारी होते हैं, और ये शाकाहारी होने के कारण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो काफ़ी पाई जाती है, लेकिन इनमें प्रोटीन की जो कंटेंट वाला जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी कमी पाई जाती है। तो चना इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। पूरे मध्य प्रदेश में चने की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो चने में जो मुख्य रूप से जो बातें उगाते समय ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को, वैसे तो चने में कुछ कीट और रोगों में सबसे जो मुख्य है, इसमें इल्लियों का प्रकोप होता है, और इसमें जो उकटा रोग होता है उसका भी प्रकोप चने में बहुत देखा गया पूरे मध्य प्रदेश में। तो किसान भाइयों, इसको उगाते समय किसान भाइयों को इनके प्रबंधन की कुछ व्यवस्था करना चाहिए। सबसे पहले तो जो चने में जो चने बहुत छोटा होता है, तो चने में कटुआ इल्ली का प्रकोप होता है। इसके अलावा कटुआ इल्ली के अलावा इसमें हेलिकोवर्पा, चने की इल्ली, एक जो प्रमुख बहुपक्षी कीड़ा है, जैसे पूरे प्रदेश में बहुत सारी फसलों में पाया जाता है। करीब 215 फसलों में रिपोर्टेड है ये कीड़ा, और ये बहुत सारी फसलों में पाया जाता है। जैसे चना में पाया जाता है, अरहर, मूंग, उड़द, अभी कुछ जगह पर कुछ गेहूं वगैरह में भी देखा जाता है। तो इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को देखना चाहिए कि इनका प्रकोप ना हो, इससे सावधानी रखें, पहले से करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दस्त चूसक कीड़ों जैसे माहू मच्छर का प्रकोप भी चने में कई जगहों पर देखा जाता है। इनका प्रकोप भी होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका प्रकोप की संभावना होती है। चने का अब जो पहला प्रमुख कीड़ा होता है जो कटुआ इल्ली होती है। कटुआ इल्ली जैसे कि किसान भाइयों ने देखे होंगे, ये पौधों की जड़ों को काट देती है, पौधों की जड़ों को काट देती है, जिसके कारण इसमें ऐसा होता है कि जड़ों को काटने के कारण पूरा पौधा डेवलप नहीं हो पाता है। किसान वालों को ये चाहिए कि कटुआ इल्ली के प्रकोप से इसकी रोकथाम करें। कटुआ इल्ली के प्रकोप से रोकथाम के लिए शुरुआत में जब चना छोटा होता है तो ये पूरे पौधे को नीचे से ज़मीन के या नीचे से काट के जड़ों को, और वो ये काट के पूरा पौधा गिर जाता है, जिससे छोटा पौधे में पूरा पौधा नष्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ उत्पादन की संभावना ही नहीं बनती। तो ये बहुत मुख्य कीड़ा होता है। ये उन जगहों पर ज़्यादा प्रकोप होता है जहाँ पर चने की सूखी खेती की जाती है, उसको उस जगह पर इनका ज़्यादा प्रकोप होता है। शुरुआत में इसका प्रकोप देखा जाता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसको देखें शुरुआत में। इसके अलावा चने का एक प्रमुख कीड़ा है जो पूरी जो कीड़ों में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, बहुपक्षी कीड़ा है। करीब 215 क्रॉपों में इसका प्रकोप देखा गया है। ये क्या करता है कि ये जो इल्लियाँ इसकी इल्ली रहती है, तो ये जो कीड़ा रहता है, ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का कीड़ा है। इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती है। इसकी जो पहली अवस्था होती है, जो सबसे पहले जो इसकी जो पंखी अंडे देती है जो फील्ड में घूम के, उसके बाद इसमें अंडा, लार्वा और इसकी जो प्यूपा रहती है और एडल्ट रहता है। अंडा इसकी जो पंखी रहती है, ये जगह जगह घूमकर जो इस चने में इसमें अंडे के जो पत्तियों की निचली सतह पर अंडा देती है, और अंडे से करीब 6-7 दिन में इसमें इल्लियाँ निकल आती हैं, और ये इल्ली जिस चने के पौधे हैं उसको खाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो इसकी इल्ली शुरुआत में ये स्क्रैपिंग टाइप की करती हैं, और जो चने की जो पत्तियाँ हैं उनको खाती हैं। लेकिन जब थोड़ी जब बड़ा होते जाती है चने में और दूसरी अवस्थाएं आती हैं, तो ये चने की जो दूसरी जो कली वाली अवस्था होती है और जो फूल वाली अवस्था होती है, इनको भी खाती हैं।
इसको प्रमुख रूप से जो किसान भाई पहचान सकते हैं, जो उसके फ्लोरल पार्ट हैं उन पर ज़्यादा डैमेज होता है। तो चने की इल्ली में जो अभी जो इसमें इस माह में देखा जाता है, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो चने की इल्लियों से रोकथाम के लिए की ये बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब किसान भाइयों, हम लोग ये नुकसान दोनों इस तरह करेंगे कि यदि चने की इल्लियों जो उसकी फल है वही नष्ट हो जाता है तो बाद में उपज की कोई संभावना नहीं बनती है। चने में इसमें से मध्य प्रदेश में करीब 60 से 70% तक नुकसान देखा गया। ऐसी फसलें हो गई कि उसमें कुछ भी पैदा नहीं हो पाता है। इसके लिए चने की इल्ली का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अब चने की इल्ली के प्रबंधन के लिए ये भी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये बातें ध्यान रखना चाहिए। तो चने में मुख्य रूप से जो बातें ध्यान देनी चाहिए कि इसमें जो कुछ किस्में इस तरह की होती हैं जिनमें चने की इल्ली का प्रकोप कम होता है, उनका चुनाव करना चाहिए। जैसे 315, 322 वगैरह जो किसान भाई लगाते हैं, इनमें इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। और जो वैसी जो बड़ी चने दाने वाली किस्में होती हैं उसमें इसका प्रकोप देखा जाता है, उसमें उनका ज़्यादा होता है। तो ये देखें किसान भाई, जिनका प्रकोप की संभावना ज़्यादा बनती है उन क्षेत्रों में ना उगाएं, उसको देखते रहें। इसके बाद फिर इसकी जो मुख्य बातें ध्यान रखना चाहिए कि चने में जहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है वहाँ पर गेंदे को किसके आसपास लगा देते हैं। गेंदा एक ऐसी फसल होती है जिसको चने की इल्ली ज़्यादा पसंद करती है और चने की इल्ली उसको गेंदे को ज़्यादा प्रेफर करने के कारण उसमें जो चने का प्रकोप छूट जाता है। तो ये बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि चने को लगाते समय ध्यान रखें, चने को इसका प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा चने की और बहुत सारी बातें ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में जैसे इल्ली का प्रकोप आए, किसान भाइयों को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका जो आर्थिक क्षति स्तर होता है 2 इल्ली पर मीटर रो लेंथ होता है। तो शुरुआत में यदि इन इल्लियों का प्रकोप होता है, किसान भाइयों को सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है किसान भाइयों के कुछ चाहिए कि इनकी समन्वित कीट प्रबंधन की व्यवस्था करें। समन्वित कीट प्रबंधन में हम लोग ये किसी कीटनाशियों के उपयोग ना करने की सलाह नहीं देते, लेकिन उसमें ऐसी कोशिश की जाती है कि कीटनाशियों का उपयोग उसके अंतिम विकल्प के रूप में किए जाए और वैकल्पिक रूप से किया जाए, ना कि पूरी तरह से ऐसा किया जाए कि चने की फसल में पहले शुरुआत में ही जो है वो कीटनाशी डाला जाए। इसके लिए चने सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चने की मॉनिटरिंग की जाए। मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक होती है। किसान अपने खेतों का भ्रमण करें और देखें कि उनके उस खेतों में इनकी इतनी संख्या तो नहीं हो रही है, इनके अंडों की संख्या तो नहीं दिखाई दे रही है, उसको नियंत्रण के उपाय करें और देखें कि वहाँ उनको कंट्रोल कैसे हो सकता है। इसमें चने की फसल में चने की जो पंखी होती है वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होती है किसान भाई। जैसा कि आपने देखा होगा, जब रात में लाइट जलती है, जब अपन जो बल्ब जलाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी पंखियाँ दिखाई देती हैं। ये पंखियाँ इस इल्लियों का ही एक रूप है। यही पंखियाँ अंडे देती हैं, इससे इल्लियाँ बनती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने इसके सतत अनुसंधान किया और कुछ ऐसी तकनीक डेवलप की जिससे कि ये इल्लियाँ वहीं पर ट्रैप की जा सकें और प्रकाश प्रपंच में ये फंस जाएं। तो प्रकाश प्रपंच एक उपाय होता है। इसको करीब 5 हेक्टेयर के लिए एक प्रकाश प्रपंच का होना एक पर्याप्त होता है। लेकिन किसान भाई ये भी देखें कि अगर इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, प्रकाश प्रपंच एक यंत्र होता है जिसकी करीब 4-5 फीट ऊंचाई होती है, 5-6 फीट, और उसको खेत में लगा दिया जाता है और उसमें रात में बल्ब जला दिया जाता है। रात में करीब शाम को 6 बजे से 10-11 बजे तक उसमें बल्ब जलाएं तो इसकी जो पंखी रहती है, जो खेतों के आसपास उड़ती हैं, जो तरह तरह के अंडे देती हैं, वो इसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं और वो आके इसमें फिर फंस जाती हैं। तो एक पंखी इसकी जो होती है किसान भाइयों करीब 500 तक अंडे देती है। तो यदि आपने एक पंखी से इसको अगर आप प्रकोप से बचा लिया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आपको लाभ की संभावना बनती है। तो किसान भाई इसको देखें और यदि आपके खेत में एक प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था नहीं हो तो दूसरे प्रपंच भी लगाएं। जैसे कि फेरोमोन ट्रैप को आप लोग खेतों में लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप भी एक तरह का एक प्रपंच होता है जिसमें इसकी इल्ली की जो पंखी रहती है वो फंसती है और फंसते तो इसको आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। यदि पंखी आ रही हैं तो आगे आने वाले समय में इसके प्रकोप की संभावना बढ़ेगी, इसलिए फेरोमोन ट्रैप को लगा सकते हैं। 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई टी से बर्ड पर्चर, अंग्रेजी के टी आकार की पक्षी बैठने के आश्रय स्थल खेतों में जगह जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये इल्लियाँ जो बड़ी होती हैं, ये पक्षियाँ, बहुत सारे पक्षी इनको खाते हैं। यदि आप इनका प्रकोप हो रहा होगा और पक्षियों को ये दिखाई देंगी तो बैठने की उनकी जगह बनी होगी तो उसको खा लेंगी। इसके बाद किसान भाई ये देखें, शुरुआत में अगर इनकी प्रकोप की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है तो आप इनको कीटनाशी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशी दवाइयों के उपयोग में मेरी आपको ये सलाह होगी कि शुरुआत में कम पावर की दवाई डालें, कम, जिससे ये होगा बाद में अगर आती हैं तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है कुछ हाइड्रा डोज डालने के लिए। तो किसान भाइयों इसके लिए मैक्टेन बेंजोएट का उपयोग किया जा सकता है, स्पानोसेट का उपयोग किया जा सकता है। तो किसान भाइयों ये आज का आपको जो चने में के जो हेलिकोवर्पा इल्ली लगती हैं, इल्लियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद आप लोग। किसान भाइयों, अब समय है कि जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि कृषि जगत में अब क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की।
किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। देश में गेहूं का रकबा बढ़ा, फसल बीमा में किसानों को मिले 90,000 करोड़, सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ मंजूर, तरबूज की तैयारी, उड़द की उन्नत किस्में। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देश में गेहूं का रकबा बढ़ा। देश में मौसम अनुकूल होने के कारण रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी गत वर्ष की तुलना में अब तक 6.5 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। अब तक 337.14 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 330.60 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। देश में अब तक कुल रबी फसलों की बोनी 651.94 लाख हेक्टेयर में हो गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चालू रबी सीजन में बुआई बेहतर होगी तथा उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में गेहूं की बुआई का रकबा 337.14 लाख हेक्टेयर हो गया है। देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 87 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं बोया गया है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश में 97.37 लाख हेक्टेयर में, पंजाब में 35, राजस्थान में 29.33, हरियाणा में 25.20, बिहार में 21.25 एवं गुजरात में 13.42 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू रबी सीजन में अभी तक धान का रकबा 21.04 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। दलहनी फसलों की भी बुआई 162.09 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसी प्रकार मोटे अनाजों की 49.11 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। वहीं तिलहनी फसलों की बुआई 82.96 लाख हेक्टेयर में की गई है। फसल बीमा में किसानों को मिले 90,000 करोड़। दुनिया की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के 5 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस कृषि बीमा योजना में किसानों को क्लेम के 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि MSP बढ़ाने, 10,000 नए FPO बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि व समृद्ध क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज से किसानों की दशा दिशा बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि PMFBY सफल रही है, जिसमें केंद्र के साथ राज्यों का योगदान है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की कल्पना की गई व PMFBY के नाम से अप्रैल 2016 से इसे लागू कर दिया गया था। श्री तोमर ने कहा कि योजना के शुभारंभ से खरीफ 2019 तक किसानों ने प्रीमियम के रुपए में 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और फसलों के नुकसान के दावों के रूप में किसानों को 86,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल आंकड़ा देखें तो योजना की शुरुआत से दिसंबर 2020 तक किसानों ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रीमियम भरा, जिसके बदले उन्हें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान दावों के रूप में किया जा चुका है। योजना में 5 साल में 29 करोड़ किसान आवेदक बीमित हुए। हर वर्ष औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान योजना से जुड़ रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ मंजूर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना PMFBY को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी। इसमें परियोजना स्वीकृति के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावों की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता वाले प्रोजेक्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति रहेगी। अंतर विभागीय मंत्री सक्षम समूह 10 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति दे सकेगा। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के साथ एक जिला एक उत्पाद पर आधारित है। निजी इकाइयों को 35% अधिकतम 10 लाख क्रेडिट लिंक अनुदान मिलेगा। FPO SHG कोऑपरेटिव को पूंजी निवेश प्रशिक्षण एवं विपणन पर 35% क्रेडिट लिंक अनुदान रहा करेगा। ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में भी सहायता दी जाएगी। और अब जानते हैं तरबूज की तैयारी के बारे में। जिन किसान भाइयों को तरबूज लगाना है, उन्हें इसकी पूरी तैयारी करना चाहिए। खेत की तैयारी से लेकर विपणन तक की कार्य योजना पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। किसान भाई सबसे पहले खेत का चयन करें, पानी की उपलब्धता पर विचार करें एवं वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद किस्मों का चयन करें। तरबूज की प्रमुख जातियों में अर्का मानिक, अर्का ज्योति, सुगर बेबी, असाटी यमिटो,
दुर्गापुर केशर तथा दुर्पापुर मीठा लगाई जा सकती है। खेत में गोबर की खाद 200 से 250 किलो, यूरिया 260 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 250 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां और 1.5 से 5 मीटर की दूरी पर बनाएं। पाली हाउस में पॉलिथीन के पैकेट में उपचारित बीज डालकर रोपा तैयार करें। ठंड में कम होने पर मुख्य खेत में लगाएं। उड़द की उन्नत किस्में। जायद एवं गर्मियों में उड़द की फसल किसान को अच्छा मुनाफा दिला सकती है। उड़द अंतर्वर्तीय फसल के रूप में भी लगाई जा सकती है। उड़द की किस्मों का चयन करने से पूर्व वैज्ञानिकों से सलाह लेना लाभकारी होता है, क्योंकि उड़द की उन्नत किस्मों में औसतन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार की जा सकती है। जवाहर उर्द 86 उड़द की यह प्रजाति पीला मोजेक वायरस के प्रति अवरोधी है एवं दाना चमकदार है। 60 से 65 दिन की अवधि में पकने वाली यह किस्म 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। पंत 30 70 से 75 दिनों में पकने वाली यह किस्म 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसके पौधे छोटे तथा पत्तियां और तना हरा होता है। पंत 19 यह किस्म 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। 75 से 80 दिनों में पककर तैयार होती है और हल्का काले रंग के धब्बे एवं पीला मोजेक प्रतिरोधी है। इसके पौधे छोटे एवं सीधे होते हैं तथा दाना मध्यम आकार का होता है। जवाहर उर्द 2 इसके पौधे छोटे होते हैं और फलियां मुख्य तने पर लगती हैं। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है तथा 70 से 75 दिन में फसल पकती है। TPU 4 इस प्रजाति का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। 70 से 75 दिन में फसल पकती है और 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिलती है। IPO 94-1 यह किस्म 80 से 85 दिन में तैयार होती है। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है तथा पीला मोजेक प्रतिरोधी है। तो किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं और आपके पत्रों का हमें हमेशा से ही इंतजार रहता है। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए, जो कि है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।